ही इज सीनियर, तो सीनियर टू होता है, क्या यूज करेंगे, सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू आता है तो हम सीनियर टू का इस्तेमाल करेंगे। द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट व्हाट द शुड बी, द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स आर नॉट। ध्यान दीजिए, जब भी किसी सेंटेंस को हम किसी भी प्रीपोजिशन से जोड़ेंगे, जब जब हम किसी सेंटेंस में या किसी भी नाउन को, एक से ज्यादा नाउन को हम, मतलब मोर देन वन नाउन, एक से ज्यादा नाउन को जब जब हम दो या दो से ज्यादा प्रीपोजिशन से हम जोड़ेंगे, तो जब भी हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे तो पहले वाले नाउन पर डिपेंड करेगा कि वर्ब कैसा होगा, वो वर्ब कैसा आएगा। तो कंडक्ट के अनुसार हम यूज करेंगे, तो कंडक्ट हमारा सिंगुलर है तो आर नहीं बल्कि इज होनी चाहिए। द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज होगा, नॉट व्हाट। द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, बहुत सारे विद्यार्थियों का आचरण, इज नॉट व्हाट, वैसा नहीं होनी चाहिए जैसा कि उनकी आचरण होनी चाहिए, मतलब वैसी आचरण नहीं होनी चाहिए जैसा कि है। तो ये कह रहा द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स, तो कन्फर्म है कि वहाँ इज होनी चाहिए, तो इज होने के लिए हमारे पास ऑप्शन बी नहीं आएगा, ना ही ऑप्शन डी आएगा। हमारे पास दो विकल्प है, एक ऑप्शन ए और ऑप्शन सी है। दोनों में थोड़ा डिफरेंट देख लेते हैं, क्या डिफरेंट है। द कंडक्ट ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इज, ठीक है, नॉट व्हाट दे, यहाँ दे और यहाँ इट देखिए। अब बोलिए दे शुड बी या इट शुड बी, आचरण वैसा नहीं होनी चाहिए जैसा कि है। इसका मतलब स्पष्ट हो रहा है कि वहां जो आ रहा कंडक्ट के लिए आ रहा, आचरण के लिए आ रहा, तो यहाँ कंडक्ट सिंगुलर है भाई साहब, तो दे कैसे आएगा, इट नहीं आएगा। कंडक्ट है, व्हाट दे शुड नहीं बल्कि व्हाट इट शुड बी, है ना। नेक्स्ट आइए, दैट इज इट्स नेम। देखो इट हमारा क्या है, यहाँ देखिए इट हमारा क्या है, प्रोनाउन है। इट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी इट ही होता है, लेकिन इसका पॉसेसिव फॉर्म जो होता है इट्स होते हैं, ये इसका पॉसेसिव फॉर्म है। तो नाउन से पहले हमें पॉसेसिव फॉर्म का यूज करना पड़ता है। नाउन से पहले हमें एडजेक्टिव चाहिए, तो एडजेक्टिव होने के लिए आपको इट्स होनी चाहिए। नाउन से पहले इट्स नहीं बल्कि ये आपका इट्स एडजेक्टिव चाहिए, ये ऑप्शन आएगा। यदि हम इट में एर्स लगाते हैं तो ये समझ जाना कि इट इज के इक्विवेलेंट है, इट इज का इक्विवेलेंट है। इट्स बराबर इट इज के बराबर है, इट इज के बराबर है। दैट इज इट्स नेम, यही उनका नाम है। दैट इज इट्स नेम मतलब वो यही उसका नाम है, तो दैट इज इट्स नेम हो जाएगा, राइट आंसर ये आएगा। जामिल वाज इंस्ट्रक्टेड टू, इंस्ट्रक्ट मने होते निर्देश देना। जमील को इंस्ट्रक्ट किया गया, जमील को निर्देश दिया गया टू कंप्लीट द टास्क, टास्क को पूरा करने के लिए उसे निर्देश दिया गया। कब तक, मंडे तक। कब तक, मंडे तक काम को पूरा करने के लिए उसे आदेश दिया गया, इंस्ट्रक्ट दिया गया कि तुम्हें सोमवार तक काम पूरा कर लेना है। देखिए बाई जो होता है ना, टिल का साइन होता है, बाई होता है किसका साइन हो, टिल का साइन होता है, इसका अर्थ होता है तक, जिसका अर्थ हम पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले यूज करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के हम पहले यूज करते हैं। बाई बराबर टिल होते हैं, बाई बराबर टिल, जिसका यूज हम पॉइंट ऑफ टाइम से ठीक पहले करेंगे, तक के अर्थ में। अब बताइए मंडे लिखा हुआ तो बाई मंडे, सोमवार तक, तब तो कंफर्म है कि आपका आंसर डी होनी चाहिए। बाई बराबर टिल होते हैं, जिसका अर्थ होता है तक, पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आता है, तो मंडे पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शा रहा है। जमील वाज इंस्ट्रक्टेड टू कंप्लीट द टास्क, जमील को सोमवार तक काम करने का निर्देश दिया गया था, आदेश दिया गया था। ठीक है, दूसरी बात आप ध्यान दीजिएगा, यदि हम केवल मंडे यूज करते तो कंफर्म है कि ऑन मंडे होता, केवल मंडे यूज करते तो ऑन मंडे लगाते आप। अब बात रहा अप टू कहाँ आएगा, सर अप टू नहीं आता है, इसका यूज हम ऐसे करते हैं, अप टू डेट यूज करते हैं, इस तरह से आता है, अप टू डेट आता है। अप टू डेट का साइन आता है मॉडर्न, है ना, मॉडर्न आता है। अप टू डेट आता है आधुनिक, मतलब अभी तक, अप टू डेट बन के आता है, अप टू नहीं आता आपको। अनटिल बात रहा पर कि अनटिल सर हम यूज कहाँ करें, अनटिल भी पॉइंट ऑफ टाइम के ही पहले आता है, अनटिल पॉइंट ऑफ टाइम के ही पहले आता है, लेकिन ये इन फ्यूचर ज्यादा यूज करता है, इन फ्यूचर यूज करता है, इन फ्यूचर यूज करता है। किसमें यूज करेगा, इन फ्यूचर ज्यादा यूज करेगा। जैसे हम यूज करेंगे द टिकट
is valid until March. टिकट जो है मार्च तक वैलिड है। टिकट कब तक वैलिड है? तो मार्च तक वैलिड है। मतलब अनटिल हम पॉइंट ऑफ टाइम के साथ ही दर्शाते हैं, लेकिन अनटिल प्रीपोजिशन के अर्थ में यानी पॉइंट ऑफ टाइम के साथ होता है तो इन फ्यूचर यूज करता है इसका ज्यादा। इन फ्यूचर यूज करता है। अनटिल मार्च भी सही है, अनटिल मंडे भी सही है, लेकिन ज्यादातर इसका हम इन फ्यूचर यूज करते हैं। सोमवार तक वैलिड है, मंगलवार तक वैलिड है। यानी आपका करेक्ट आंसर 4 का डी होगा। कौन सा? डी होगा। डी आंसर बनाएंगे हम पूरे। डी, अनटिल भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा, बाय भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा, टिल भी पॉइंट ऑफ टाइम के पहले आएगा। क्लियर? तब बाई और टिल जो आएगा वो प्रेजेंट परफेक्ट या सिंपल पास्ट टेंस। बाई या टिल, इसका यूज हम जब भी करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम जब यूज करेंगे तो इसका दो टेंस में यूज होता है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या हम इसकी बात करेंगे फ्यूचर का तो फ्यूचर परफेक्ट आएगा, फ्यूचर परफेक्ट आएगा। या फिर ये दोनों नहीं रहे तो सिंपल पास्ट टेंस आप यूज कर सकते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस आप यूज कर सकते हैं। मतलब बाई या टिल प्लस पॉइंट ऑफ टाइम आपको जहां जहां आएगा या तो प्रेजेंट परफेक्ट आएगा, या फिर हम फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे, या फिर सिंपल पास्ट टेंस हम यूज कर सकते हैं। किसमें? बाई और टिल प्लस टाइम। लेकिन अनटिल ज्यादातर हम फ्यूचर में यूज करते हैं। अनटिल प्लस टाइम इन फ्यूचर में यूज करते हैं। जैसे टिकट मार्च तक वैलिड है। बात समझ में आ गया? अने इसका राइट आंसर आपका डी आएगा। अप टू ऐसे यूज नहीं करते, अप टू डेट यूज करते हैं। अप टू डेट इस तरह से यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए 5 नंबर। It seemed he was possessed with a demon. It seemed, करा ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि he was possessed with a demon। देखिए क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, आप सही से समझिएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। देखिए इट सीम्ड, पहला नंबर तो ये समझिए कि इट सीम्ड ऐसा मालूम पड़ा, ऐसा मालूम चला कि, अब इसमें हम दो तरीके से यूज करेंगे। आपको दिख रहा होगा कि बी फॉर्मेट यहां लगा हुआ। सबसे पहले दो सेंटेंस को हम अलग अलग बांट देते हैं। बेसिकली हम सीखेंगे तो ये दोनों अलग अलग सेंटेंस आपको दिखाई देगा। एक यहां से यहां तक आपको दिखेगा और एक अगला सेंटेंस आपको यहां से यहां तक दिखेगा। तो नियम पहला कहता है कि जब जब हम दो सेंटेंस को एक, जैसे देखिए जितना लंबा सेंटेंस हम बनाएंगे, लंबा सेंटेंस बनाने का मतलब कुछ होता नहीं, सेंटेंस हमेशा छोटा ही रहता है, सब्जेक्ट और वर्ब रहता है, ये सेंटेंस हो गया। लेकिन ऐसा ऐसा एक और सेंटेंस आपको बनाना रहेगा तो जोड़ने के लिए कंजक्शन अनिवार्य है, आपको कंजक्शन लगाना पड़ेगा। नियम ये हुआ कि इट सीम्ड, अब सीम के बाद कंजक्शन डेट लगा भी सकते हैं अथवा नहीं भी लगा सकते। इसका मतलब यहाँ डेट कंजक्शन छुपा हुआ, डेट नहीं लगा हुआ तो इसका मकसद है कि डेट छुपा हुआ। तो इट सीम्ड ऐसा प्रतीत हुआ, ऐसा मालूम पड़ा कि डेट छुपा हुआ। ही वाज पोसेस्ड, इसका मतलब हुआ कि यहाँ जो पोसेस से आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। हर भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव कहलाता है। हर एक भी थ्री पास्ट पार्टिसिपल के तहत एडजेक्टिव का ही काम करता है। आपको लग रहा होगा कि सर ये पैसिव वॉइस है, नहीं पैसिव वॉइस नहीं है, वो पैसिव वॉइस नहीं है। जैसे हम यूज करते हैं ना, आई एम प्लीज्ड, आई एम प्लीज्ड विथ यू, मैं आपसे प्रसन्न हूं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ये पैसिव वॉइस है। बी फॉर्म के बाद यहाँ जब प्लीज्ड यूज किया गया, दरअसल एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। आपको सिखाया होंगे कि कुछ ऐसे भी थ्री है जो आपको एडजेक्टिव का काम करता है, जैसे इंटरेस्टेड, टायर्ड, शॉक्ड, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, थ्रिल्ड, प्लीज्ड, इनकरेज्ड। ये सारे भी थ्री जितने भी आपको देखने में लग रहा है, सारे के सारे आपको एडजेक्टिव का काम करेगा, सारे एडजेक्टिव का काम करेगा। जैसे आई एम प्लीज्ड विथ यू, इसका मतलब यहाँ प्लीज्ड आपका पैसिव वॉइस नहीं कहलाएगा, बल्कि एडजेक्टिव है। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे बोल सकते हैं he is interested, he is interested in music, in music, वह म्यूजिक में रुचि रखता है।
म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, इसका मतलब यहाँ बी फॉर्मेट के बाद ये जो इंटरेस्टेड दिख रहा, दरअसल इंटरेस्टेड आपका भी3 पैसिव नहीं है, ये मूल रूप से एडजेक्टिव का काम करेगा। किस चीज का? एडजेक्टिव का काम करेगा। प्लीज्ड आपका एडजेक्टिव का काम करेगा। ठीक उसी तरह से लिखेंगे शी इज टायर्ड, शी इज टायर्ड। इसका मतलब हुआ यहाँ जो बी फॉर्मेट के बाद आपको भी3 दिख रहा है, ये भी3 नहीं है बल्कि मूल रूप से एडजेक्टिव है। क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी आपको प्रोसेस जो है आपको मूल रूप से क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। अब बात करेंगे सर प्रोसेस का अर्थ क्या होता है। इसका दो अर्थ होते हैं। किसी को वर्चस्व में लेना, किसी पर वर्चस्व जमाना प्रोसेस होते हैं, किसी पर आधिपत्य जमाना, अपना अधिकार जमा लेना प्रोसेस होते हैं। देखिए जब जब पर्सिस्ट आएगा तो इसको हम यूज करेंगे एडजेक्टिव के तौर पर। पर्सिस्ट क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव, जिसके साथ प्रीपोजिशन आपका बाई लगता है। लेकिन आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि वी पर्सिस्ट, बाई तो लगता है लेकिन ऑफ भी लगता है ना। वी पर्सिस्ट बाई भी होता है, वी पर्सिस्ट ऑफ होता है, दोनों यूज होता है, दोनों यूज करते हैं। अब दोनों में डिफरेंट क्या है हम समझा देते हैं। यदि हम वी पर्सिस्ट वाई लगाएंगे तो ये पैसिव नहीं हुआ, ये एडजेक्टिव काम करेगा। यहां भी एडजेक्टिव का ही काम करेगा। अब दोनों में डिफरेंट है कि थोड़ा अर्थ का डिफरेंट होगा। ये होते हैं वर्चस्व जमाना, अधिपत्य जमाना, किसी पर वर्चस्व जमाना, ये हो जाएगा बी पर्सिस्ट वाई। किसी पर आधिपत्य जमाना, किसी को अपने बस में कर लेना, वो पर्सिस्ट होते हैं। लेकिन यदि वी पर्सिस्ट ऑफ लगा लेंगे तो इसका मतलब होता है टू हैव ए क्वालिटी, टू हैव ए क्वालिटी, क्वालिटी गुण होना, गुण होना, क्वालिटी होना, एबिलिटी होना, एबिलिटी होना, एबिलिटी होना या क्वालिटी होना वी पर्सिस्ट ऑफ का लाएगा। तो ये दोनों प्रीपोजिशन यूज सार्थक है। इसके साथ पर्सिस्ट बाय भी लगा सकते हैं और पर्सिस्ट ऑफ भी लगा सकते हैं, तो अर्थ पर डिफरेंट है। यदि हम किसी पर वर्चस्व जमा रहे हैं, पूरा हक जमा रहे हैं, तो कन्फर्म है कि वही पर्सिस्ट होगा। कंट्रोल के अर्थ में आएगा, किसी पर हम पूरी तरह से कंट्रोल किए हुए हैं, जैसे कहेंगे वैसे चलना है, तो ये आपका बाई लगेगा। लेकिन मेरे पास क्षमता है, मेरे पास एबिलिटी है, मेरे पास क्वालिटी है, इसका मतलब पर्सिस्ट ऑफ होगा। क्लियर? अब देखिए क्या सेंटेंस कह रहा। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऐसा मालूम पड़ता था कि ही वॉज पर्सिस्ट विथ डेमन, डेमन मतलब राक्षस, राक्षस ने उस पर वर्चस्व जमा लिया, राक्षस ने उस पर वर्चस्व जमाया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर्सिस्ट विथ नहीं होगा, बाई इस्तेमाल करेंगे, पर्सिस्ट बाई यूज करेंगे। राक्षस ने उस पर वर्चस्व जमाया हुआ, क्या क्या हुआ? वर्चस्व जमाया हुआ। क्लियर हो गया? क्लियर? क्या कोई दिक्कत हुआ? समझ में आ गया? इस तरह से क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। सी was possessed of a fine and origin, ओरिजिनल क्या बोल सकते हैं? ओरिजिनल माइंड। इसका मतलब ये हुआ कि सी वाज possessed ऑफ ए फाइन एंड ओरिजिनल माइंड, उसके पास फाइन मैंने अच्छा, ओरिजिनल मतलब हुआ काफी बेहतरीन माइंड, मैंने उसका जो मन है, उसके पास जो मन क्वालिटी है, बेहतरीन क्षमता है, उसके पास क्वालिटी थे। इसका मतलब क्वालिटी था, है ना। तो यहाँ एबिलिटी होने की बात हो रहा है, यहाँ एबिलिटी उसके पास क्षमता था या क्षमता थी, उस सेंस में हम यूज करेंगे। द सी वाज possessed ऑफ ए फाइन एंड ओरिजिनल माइंड आएगा। क्लियर हो गया? बाई के साथ सर आर्टिकल नहीं यूज होता। देखिए बाई के साथ आर्टिकल और माध्यम के यूज नहीं होता है। बाई प्लस मीडियम, माध्यम जहां आएगा वहां बाई प्लस माध्यम के बीच में आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे बाई बस, यहां नहीं ये आर्टिकल नहीं आएगा। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई ट्रेन, यहां माध्यम आएगा तो बाई प्लस माध्यम के बीच में आर्टिकल नहीं आता। बाकी जगह तो हम आर्टिकल लगा ही सकते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए।
You should carry an umbrella as because it is raining. करा you should carry an umbrella. आपको छाता ले लेनी चाहिए. You should carry an umbrella. तुम्हें छाता ले लेनी चाहिए as because it is raining. क्योंकि बारिश हो रहा है. यहाँ जो आपको दिख रहा है as और because, ठीक है. कंजक्शन ऑफ रीजन. कंजक्शन ऑफ रीजन मतलब कह सकते हैं कि कारण बताने वाला जितने कंजक्शन होते हैं, कारण बतलाने वाला जितने कंजक्शन आएगा उसमें से आएगा एज आएगा, बिकॉज आएगा, बिकॉज आएगा, सिंस आएगा या फॉर आएगा, या फॉर आएगा. ठीक है. कंजक्शन ऑफ रीजन कारण बताने के लिए या तो एज आएगा या बिकॉज आएगा या सिंस आएगा या फॉर आएगा. ठीक है. एज आएगा, बिकॉज आएगा, सिंस आएगा या फॉर. ये कंजक्शन ऑफ रीजन बताएगा, कारण बताने के लिए यूज करते हैं. जब ये सारे कंजक्शन आपको कारण बताएगा तो इसका मतलब स्पष्ट है कि दो एक साथ नहीं यूज कर सकते हैं. एज और बिकॉज, या तो एज यूज करेंगे या बिकॉज यूज करेंगे, या सिंस यूज करेंगे या बिकॉज. मतलब ये चारों आपका सिनोनिम है, सभी के सभी रीजन बताता, तो चारों एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं ना हम. तो यहाँ एग्जामिनर क्या क्या एज को भी यूज कर दिया और बिकॉज को भी यूज कर दिया. या तो एज यूज करिए या बिकॉज यूज करिए. इसका मतलब स्पष्ट हो गया कि आंसर आपका बिकॉज, बिकॉज एज गलत है, बिकॉज एज गलत. आंसर आपका कंफर्म है कि यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला, यू शुड कैरी एन अम्ब्रेला बिकॉज इट इज रेनिंग. तुम्हें छाता ले लेना चाहिए क्योंकि बारिश हो रहा. छाता ले लेना चाहिए क्योंकि बारिश हो रहा. हाँ, 6 का आंसर 1 नहीं रहता था, बी भी आंसर हम बना सकते थे, है ना. लेकिन दरअसल ग्रामेटिकल आप डीपली पढ़िएगा तो कहा जाता है कि बिकॉज वाले कंजक्शन को स्टार्टिंग में नहीं लिखा जाता है. जनरली तौर पर बिकॉज जो कंजक्शन है उसको स्टार्टिंग में नहीं लिखे जाते, इसलिए हमारा राइट आंसर 1 होगा. 1 कंफर्म राइट आंसर 1 आएगा, 1 राइट आंसर आएगा. हाँ, ऐसे सेंटेंस को आप तरह तरह के नियम से बना सकते हैं. रीराइट आप इस सेंटेंस को कर सकते हैं. रीराइट कहा जाता है ड्यू टू, ड्यू टू, वेइंग टू, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ या बिकॉज ऑफ, या बिकॉज ऑफ. ये सभी से हम बना सकते हैं, है ना. ये सभी से हम बना सकते हैं. अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, बिकॉज ऑफ, ये सबसे हम रीराइट बना सकते हैं. यानी राइट आंसर आपका 1 आएगा. नेक्स्ट आइए. उनके माता पिता ने हमेशा उन्हें पढ़ाई के प्रति इम्प्रेस होने होते, प्रभावित करना. इम्प्रेस मतलब प्रभावित करना. आप खुद सोचिए कि उनके माता पिता हमेशा उन्हें पढ़ाई के प्रति उन्हें क्या करते हैं, क्या प्रभावित करते हैं, या फिर ट्रेनिंग देते हैं, या पढ़ाते हैं, या प्रोत्साहित करते हैं. प्रोत्साहित करते हैं. उनके पेरेंट्स जो है, उनके माता पिता उन्हें हमेशा पढ़ाई के प्रति प्रेरित करते हैं. क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, इनकरेज करते हैं, प्रेरित करते हैं. यानी राइट आंसर आपका सी होगा, प्रेरित करते हैं. सी आंसर आएगा. He gave me a 10 rupees note. उन्होंने मुझे दिए कितने रुपया? 10 रुपया का नोट दिया. तो यहाँ देखिए नंबर और नाउन, जहां जहां आपको नंबर और नाउन मिलेगा, जहां जहां आपको नंबर और नाउन हाइफन से जुड़ा हुआ रहेगा, जब जब आपको नाउन और नंबर हाइफन से जब जब जुड़े हुए का बोध होगा, हाइफन जब जब जुड़े होने का बोध होगा, तो समझ जाना कि ये नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा. ये नाउन हमेशा सिंगुलर आएगा. सिंगुलर आने का मतलब राइट आंसर 1 आएगा. नेक्स्ट आइए. द शिप सैंक, जहाज डूब गया. करा जहाज डूब गया एंड ऑल हिज पैसेंजर्स वर ड्रॉन, और उनके सारे यात्रीगण डूब गए. इसका मतलब हुआ कि जहाज तो डूबा ही, और उस जहाज के सारे पैसेंजर्स, जहाज के सारे पैसेंजर. तो शिप्स के अनुसार यहाँ हिज नहीं आएगा, डियर आएगा. क्या यूज करेंगे? डियर. यानी ऑप्शन आपका ये नहीं, ऑप्शन बी नहीं, राइट आंसर सी होनी चाहिए.
जहाज डूबा और उस जहाज के सारे यात्रीगण डूब गए, सारे पैसेंजर्स डूब गए। यानी शिप्स के अकॉर्डिंग टू हम काम करेंगे तो ह्यूज नहीं आएगा, दियर आएगा। क्या यूज करेंगे? दियर का यूज करेंगे, दियर पैसेंजर्स यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आइए, ड्रॉन क्रिया के देखिए, सिंक बने होते हैं डूबना। सिंक मतलब डूबना, निर्जीव का डूबना सिंक होता है, निर्जीव का डूबना सिंक होता है, लेकिन सजीव का डूबना हमेशा हमेशा ड्रॉन होता है। सजीव का डूबना हमेशा ड्रॉन होते हैं। और ये भी आप नोट कर लीजिएगा कि ड्रॉन क्रिया का यूज अक्सर पैसिव में होता है। ड्रॉन क्रिया का यूज अक्सर पैसिव में वॉइस में होता है, यूजुअली यूज इन पैसिव, यूज इन पैसिव, पैसिव वॉइस। क्योंकि कोई भी डूब कर नहीं मरता है। फ्रस्ट्रेटेड लवर जो होते हैं ना, गंगा नदी में मान लीजिए कूद जाएगा, कुआं में कूद जाएगा, जब मरने की बारी आएगा तो निकलने का प्रयास करेगा, लेकिन पानी उसे डुबा के मार देता है। इसलिए कहते हैं कि ड्रॉन क्रिया डूबना, पैसिव में अक्सर इसका यूज करेंगे। ड्रॉन अक्सर पैसिव में, यूजुअली यूज इन पैसिव। 200 people have been employed by the company. करा 200 people have employed by the company। ध्यान दीजिएगा, 200 people have been employed। सबसे पहले ये जानिए कि 200 लोग कंपनी में एम्प्लॉयड है, रोजगार प्राप्त है उन्हें। आप समझिए सेंटेंस को किस तरह से यूज किया गया। द कंपनी एम्प्लॉयड 200 पीपल, द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 200 पीपल। ठीक है, रोजगार दिया। द कंपनी हैज, यहाँ देखिए हैव बीन का इस्तेमाल किया गया, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ओर जाना है हमें। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको देखिएगा यहाँ मिल रहा ऑप्शन किस में, सी ऑप्शन में। तो लिखा हुआ द कंपनी हैज एम्प्लॉयड 200 पीपल। आपको लग रहा होगा कि सर यही सेंटेंस तो ये लिखा हुआ, ये एक्टिव वॉइस हो गया, ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस है, ये आपका पैसिव वॉइस है। यही आपका कहना होगा कि सर ये आपका पैसिव वॉइस है और ये आपका एक्टिव वॉइस है। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जब हम पैसिव वॉइस इसका बनाएंगे, जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लिखना पड़ेगा द कंपनी हैज एम्प्लॉयड, यहां से पैसिव बनाएंगे 200 पीपल, 200 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड, बिल्कुल सही है। इन द कंपनी आएगा, यहाँ बाई के स्थान पर इन रहता तो 100% सही हो जाता, मतलब इन द कंपनी रहता तो 100% सही रहता। क्या रहता? इन द कंपनी रहता तो 100% सही होता। क्लियर हो गया? इन द कंपनी रहता तो 100% सही होता। क्यों सही होता? क्योंकि हम जब भी कहीं इंप्लाई करेंगे तो इन द कंपनी, इन द फैक्ट्री की बात करेंगे। बाय द फैक्ट्री, बाय द कंपनी नहीं, बल्कि इन द कंपनी, इन द फैक्ट्री आएगा। पैसिव वॉइस यदि इसी का बनाना है तो बनाना 200 पीपल हैव बीन एम्प्लॉयड इन द कंपनी आएगा। राइट आंसर सी आएगा। पैसिव सही था, लेकिन बाय के स्थान पर इन होता तब सही होता। राइट आंसर आपका सी आएगा। द एग्जामिनेशन विल कमेंस, परीक्षा शुरू होगा कब से? 7 दिसंबर, 7 दिसंबर से एग्जाम शुरू हो जाएगा। देखिए डेट और डे और डेट के पहले हमेशा ऑन प्रीपोजिशन लगाते हैं। किसका यूज करेंगे? तो ऑन का। तो 7 दिसंबर की बात करेगा तो ऑन नहीं आएगा, 7 दिसंबर। लेकिन केवल दिसंबर महीना रहता तो इन लगता, केवल दिसंबर होता तो इन लगता। 8 बजे एट लगता, 9 बजे एट लगता, 15 तारीख ऑन लगेगा। लेकिन कहेगा सोमवार ऑन, ऑन मंडे, दिसंबर तो केवल इन लगता। तो दिन तारीख के पहले ऑन लगता है। दिस इज द वर्स्ट थिंग शैला कुड हैव डन। यहां भी सेंटेंस को देखिए आप, दिस इज द वर्स्ट थिंग, ये एक सेंटेंस हो गया। अगला सेंटेंस आपको यहां से यहां तक दिख रहा होगा। अब यहाँ दोनों के बीच में कन्फर्म है कि या तो रिलेटिव प्रोनाउन छुपा होगा या कंजक्शन छुपा हुआ होगा। नियम कहता है कि द प्लस सुपरलेटिव के बाद सिंगुलर नाउन आता है। कैसा नाउन? सिंगुलर नाउन आता है। तो सुपरलेटिव के बाद जब सिंगुलर नाउन आएगा तो कन्फर्म है कि ऑप्शन बी नहीं आएगा। कन्फर्म हो गया। जब सुपरलेटिव डिग्री की हम बात करेंगे तो कन्फर्म है कि मोर नहीं या वर्स, एक कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ये कैसा नियम है? बी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, शैला कुड हैव डन इट वर्स। यदि आप सुपरलेटिव मान भी लेते हैं तो उसके पहले द आर्टिकल लगना अनिवार्य है। जहां जहां सुपरलेटिव आएगा वहां वहां द आर्टिकल लगेगा। इसका मतलब हुआ है कि 12 का आंसर सी भी गलत है।
यानी फाइनली आंसर आपका डी सही है। अब हम समझेंगे कि डी कैसे सही है। देखिए, दिस इज द वर्स्ट थिंग, यह सबसे बुरी चीज है, यह सबसे बुरी चीज है जैसे साइला ने की, जिस काम को साइला ने कर दी है वो सबसे घटिया काम है, सबसे घिनौना काम है, सबसे बुरी कार्य है। दिस इज द वर्स्ट थिंग, यानी द प्लस सुपरलेटिव के बाद हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ रहता है। द प्लस सुपरलेटिव, शायद आपको पता होगा, कभी कभी हम पढ़ाए होंगे आपको, द लिटिल, शायद कुछ याद होगा, द लिटिल, द सेम, द ओनली, द few, the superlative, adjective, the little, the same, the only, the few, the superlative के बाद हम जब भी यूज करते हैं तो डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन, यदि डायरेक्ट वहां नहीं भी लिखा हुआ तो समझ जाना कि डायरेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है। क्या है? छुपा हुआ है। नेक्स्ट आइए, What did happen in the community hall? करा कम्युनिटी हॉल में क्या हुआ था? इज नॉट ए मैटर ऑफ आवर कंसर्न, हमारे चिंता का विषय नहीं है, हमारे उससे कोई मतलब नहीं है। कम्युनिटी हॉल में क्या हुआ क्या नहीं होगा उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे चिंता का विषय नहीं है। ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, व्हाट हैपन यूज करेंगे या व्हाट हैपेंड यूज करेंगे। सबसे पहले हम गलती को चुन लेते हैं कि वुड आपका मॉडल वर्ब है, वुड आपका जो मॉडल वर्ब है तो कन्फर्म है कि इसके साथ वेरी इन्फिनेटिव आएगा। वेरी इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि वुड के साथ हमें V1 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन बी गलत होगा। व्हाट हैपन होनी चाहिए, है ना, गलत होगा। अब आंसर बनाएंगे कि सर आपका आंसर कौन सी होनी चाहिए, कहीं आंसर ये तो नहीं, कहीं आंसर सी तो नहीं। देखिए पूछ रहा है कि कम्युनिटी हॉल में क्या हुआ, कम्युनिटी हॉल में जो कुछ हुआ मतलब घटना घट जाने की बात हो रहा। कम्युनिटी हॉल में जो कुछ हुआ वो मेरे चिंता का विषय नहीं है, मेरे समझ से बाहर है, मेरे कंसर्न का नहीं है वो, है ना, मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखता। मतलब कम्युनिटी हॉल में जो घटना घटित हुआ वो पास्ट टाइम का है, तब पास्ट टाइम है तो हैपेंस नहीं आएगा। अब हमारे पास दो विकल्प है, या तो फिर स्टार्टर सही है, डी सही होगा या सी सही होगा, यही दो ऑप्शन है। नियम कहता है, देखिए जब जब कोई सेंटेंस आपको व्हाट से मिल जाए, ध्यान दीजिएगा, व्हाट किसी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, व्हाट किसी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, व्हाट किसी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, किस चीज का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है। व्हाट किसी सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करेगा तो कन्फर्म है कि वर्ब आपका सिंगुलर आएगा, तो कन्फर्म है नेक्स्ट वर्ब भी सिंगुलर आएगा। कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा, सब इसी के अकॉर्डिंग टू आएगा, सब व्हाट के अनुसार ही आएगा। दूसरी बात समझिएगा कि जब जब व्हाट आपका सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो इसके साथ ना तो हम डू लगाएंगे, ना ही डज लगाएंगे, ना ही डिड लगाएंगे, ना ही हम डू लगाएंगे, ना ही डज लगाएंगे, ना ही हम डिड लगाएंगे। मतलब व्हाट, जब जब व्हाट आपका सब्जेक्ट के तौर पर रहेगा ना तो डू लगेगा, ना डज लगेगा, ना डिड लगेगा, यानी राइट आंसर आएगा व्हाट डिड हैपन नहीं बल्कि व्हाट हैपेंड आएगा। फिर से समझ लीजिए कि जब जब व्हाट सब्जेक्ट के रूप में रहेगा तो सिंगुलर, साथ ही साथ इसके साथ ना तो हम डू लगा सकते हैं, ना ही डज लगा सकते हैं, ना ही हम डिड लगा सकते हैं। लेकिन हाँ नेगेटिव रहेगा तो डिड नॉट, डज नॉट, डिड नॉट, डू नॉट आएगा, नेगेटिव रहेगा तो आएगा। देखो दरअसल नहीं लगाने का मकसद क्या सिखाते हैं, बिना नेगेटिव सेंटेंस का डू डज डिड लगाना सेंटेंस को जोरदार बनाता है, सेंटेंस को क्या करता है? जोरदार बनाता है। लेकिन यहाँ नियम होता है कि WH वर्ड वाले को हम जोरदार बना ही नहीं सकते, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम एम्फेसिस बना ही नहीं सकते, जोरदार नहीं बना सकते। तो यहाँ केवल व्हाट हैपेंड होगा, व्हाट हैपेंड इन द कम्युनिटी हॉल, कम्युनिटी हॉल में क्या हुआ मुझे उससे कोई मतलब नहीं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आइए, द पुलिस फेल इन इट्स अटेम्प्ट टू डिस्पर्स। करा पुलिस फेल इन, असफल होना फेल इन होता है, इट्स अटेम्प्ट टू होते हैं प्रयास, कोशिश। पुलिस प्रयास करने में विफल रहा। टू डिस्पर्स, डिस्पर्स में होते छितराना, तितिर बितिर करना डिस्पर्स होते हैं, ठीक है। द क्राउड, करा पुलिस जब भीड़ को तितिर बितिर करने में नाकाम रहा,
विफल रहा, बिफोर द मिसक्रिएंट्स सेट द फायर ऑन द बस। मिसक्रिएंट्स मैंने होते उपद्रवी, उपद्रवी जो है बस में आग लगा दिया, उससे पहले जो आपका ये पुलिस था उसे तितिर बितिर करने में असमर्थ रहा, है ना, असमर्थ रहा, फेल रहा, विफल रहा। द मिसक्रिएंट्स पास्ट टेंस से आप पहले देखिए, पास्ट टेंस से, फेल्ड आपका पास्ट टेंस है तो गारंटी है कि आगे पास्ट ही होगा। द मिसक्रिएंट सेट, सब्जेक्ट के बाद आपका V4 नहीं आएगा, सब्जेक्ट के बाद सेटिंग नहीं आएगा, कंफर्म हो गया। अगला बात देखेंगे, सेट ऑन फायर होते हैं, सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन फायर आग लगाना, सेट ऑन फायर इसका मतलब सेट इन द बस गलत है, सेट फायर गलत है। सेट ऑन द फायर होता है, सेट द फायर लिखना भी गलत है, नहीं सेट ऑन फायर, राइट आंसर ये आएगा, आग लगाना। सेट ऑन फायर नहीं, सेट द बस ऑन फायर, आग लगाना, सेट ऑन फायर आग लगाना। ऐसा सेट ऑन मैंने केवल होता है उसकाना, सेट ऑन मैंने होता है एग ऑन, उसकाना या भड़काना, उसकाना या भड़काना, क्या बोलेंगे, उसकाना या भड़काना सेट ऑन कहलाता है। यहाँ सेट ऑन फायर एक साथ लिखिएगा, सेट प्लस ऑब्जेक्ट ऑन फायर, आग लगाना, किसी चीज में आग लगाना सेट ऑन फायर होता है, सेट ऑन फायर होते हैं किसी चीज में आग लगाना, सेट ऑन फायर कहलाएगा। क्लियर। मिसक्रिएंट्स बने होते बदमाश लोग। मधु प्रीफर्स कॉफी टू, तो प्रीफर के बाद टू आता है, प्रीफर के बाद टू आता है। हालांकि प्रीफर का 2-3 नियम चलता है, मैं लिख देना चाहता हूं ताकि आप लोग को याद हो जाए। प्रीफर नाउन टू नाउन, या फिर हम बात करेंगे प्रीफर, प्रीफर वर्ब आएगा तब V4 होगा, टू आएगा तब V4 आएगा, है ना। या फिर हम बात करेंगे प्रीफर 2 + V1 रादर देन आता है, रादर देन प्लस V1, ये इसकी 3 प्रोसेस चलता है। प्रीफर के बाद नाउन टू प्लस नाउन, ठीक है, नाउन टू नाउन, फिर एक आता है आपका अगला प्रीफर के बाद V4, फिर आएगा टू के बाद V4, प्रीफर के बाद 2 + V1 रादर देन प्लस V1। ये तीनों प्रोसेस आपको कभी कभी नहीं बल्कि हमेशा आते रहता है, बराबर क्वेश्चन आते रहता है। शायद आप पढ़ोगे तो हम आपको पढ़ाए भी होंगे कि प्रीफर के बाद नाउन टू नाउन, प्रीफर V4 टू V4, प्रीफर 2 + V1 रादर देन प्लस V1, ठीक है। राइट आंसर डी आएगा। आई हैव रेड अ लिटिल पेजेस ऑफ द बुक, आई हैव रेड, देखो लिटिल का यूज जो करते हैं मात्रा के लिए, लिटिल का यूज हम जब भी करेंगे तो मात्रा के लिए यूज करेंगे लिटिल का यूज। यहाँ तो पेजेज लिखा हुआ भाई साहब, जब पेजेज लिखा हुआ तो कन्फर्म संख्या होगा, और संख्या के लिए हम अ फ्यू यूज करेंगे, आंसर ए होनी चाहिए। मैंने किताब का कुछ पेज को पढ़ा, आंसर एक होगा ना, ऑल पेजेज नहीं आएगा, ऑल आदि लगाना चाहते हो ऑल द पेजेज होगा। देखिए नियम का था फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू, फ्यू अ फ्यू और द फ्यू के बाद जब जब नाउन आएगा तब तब नाउन कैसा होनी चाहिए, प्लुरल नाउन होनी चाहिए, हमेशा नाउन प्लुरल आएगा। और ये हमेशा संख्या के लिए आता है, ये हमेशा संख्या के लिए हम यूज करते हैं, किसके लिए, फ्यू अ फ्यू द फ्यू हमेशा संख्या के लिए यूज करते हैं, जबकि लिटिल अ लिटिल द लिटिल हमेशा मात्रा के लिए यूज करते हैं, जिसके बाद अनकाउंटेबल नाउन आता है। लिटिल अ लिटिल हमें लिखनी आदत नहीं है, बल्कि आप लोगों को आप दिलाने के लिए हम बार बार लिखते ताकि एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो जाए किसी क्वेश्चन को। लिटिल आ लिटिल द लिटिल के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आएगा। जब भी आप मेरा टेस्ट सीरीज बनाते होंगे, टेस्ट देकर यहाँ सोल्यूशन करते हैं तो बड़ा मजा लग रहा होगा। ऑल के नहीं हुआ, देखिए ऑल के बाद क्या आता है ना, ऑल के बाद द अटकिल आता है, द नहीं रहता माई हिज आवर। फिर इसके बाद 2 प्रोसेस चलता है, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल रहेगा तब प्लुरल आएगा, अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर होता है, काउंटेबल प्लुरल फॉर्म में यूज करेंगे। यानी राइट आंसर 16 का ये नंबर आएगा। नेक्स्ट आइए, एवरीथिंग डिपेंड। सबसे पहले तो ये देखिए कि एवरीथिंग सिंगुलर है, एवरी इज, एवरी, एवरी इज, एवरी,
is every, neither, neither, either, either, this, that, नीदर इधर या दिस दैट, या फिर कह सकते हैं इज एवरी, दिस दैट इज एवरी। नीदर इधर के बाद जब जब नाउन आएगा तो हमेशा सिंगुलर आएगा, हमेशा सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करेंगे। दिस दैट इज एवरी, या फिर हम नीदर इधर का यूज करेंगे तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, तो कन्फर्म है कि सिंगुलर वर्ब आएगा। यस इजकल टू यस, पी इजकल टू पी होनी चाहिए था। एवरीथिंग जब सिंगुलर है तो डिपेंड कैसे आएगा, डिपेंड्स होनी चाहिए। राइट आंसर डी नहीं होगा, मैंने डी को सबसे पहले हटा दो, डी नहीं होगा, डी हटाइए पहले, क्या करेंगे डी को हटा दो। अब जो बात बना उस पर देखिएगा, ऑप्शन 1 2 3, तीनों में देखेंगे डिपेंड्स 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 अपॉन, ठीक है भाई, अपॉन, अपॉन आपका प्रीपोजिशन है, अपॉन क्या है, प्रीपोजिशन है। नियम कहता कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता, ठीक है, हम भी समझ रहे हैं कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देम सही है, देम बिल्कुल सही है, लेकिन नियम कहता भाई साहब प्रीपोजिशन तभी तक सही होगा ना जब तक पीछे नाउन नहीं आएगा, जब तक पीछे नाउन नहीं आ जाए। तब प्रीपोजिशन के बाद V1 नहीं आता, प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है। जो प्रीपोजिशन के बाद V4 आता है वो जेरंड कहलाता है। क्या कहलाएगा, जेरंड कहलाएगा। जेरंड दरअसल नाउन का काम करता है, और जब नाउन का काम करेगा जेरंड तो इसके पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव होनी चाहिए। जेरंड आपकी नाउन का काम करेगा और उसके पहले पॉसेसिव एडजेक्टिव आएगा, इसका मतलब ऑप्शन ए बनाना गलत है, ऑप्शन बी बनाना गलत है, यानी राइट आंसर, एब्सोल्युटली राइट आंसर आपका सी होनी चाहिए। डियर लगा हुआ, डियर लगा हुआ है। योर पार्सल विल हैव टू अराइव, आपका पार्सल अब तक नहीं पहुंचा। देखिए एट आपका एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है भाई कि एट हमारा एडवर्ब है। इसका यूज हम कहाँ करेंगे ये समझेंगे हम पहले। एट का यूज हम जब जब करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करते हैं। फिर समझिए, एट का यूज हम जब भी करेंगे, एट का यूज हम जब जब करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करेंगे। एट का यूज हम जब भी करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम करेंगे। जब भी हम करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट, लेकिन इसकी दो पार्ट होते हैं, या तो सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा या सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा या निगेटिव होगा, या निगेटिव होगा, ठीक है। जब जब हम यूज करेंगे एट का यूज तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होगा, लेकिन या तो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा। क्लियर हो गया। जैसे हम यूज करेंगे he has not arrived here yet, वह यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा, यहाँ यू एट का यूज करें, वह यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है, ये बिल्कुल सही है, वह यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस जो वो आपका क्या कहलाएगा भाई, तो नेगेटिव कहलाएगा, सही है। लेकिन यहाँ जो एक सेंटेंस लिखा हो ये तो फ्यूचर दे दिया, प्रेजेंट परफेक्ट तो है ही नहीं, यानी बी गलत है, डी गलत है। बचा आपका आंसर या तो एक होगा या तो आंसर सी होगा। अभी आपका भारत और दक्षिण अफ्रीका में देखिए मैच चल रहा, क्या चल रहा, मैच चल रहा। तो उसमें आप देखिएगा लाइव स्कोर निकालिएगा, तो उसमें लिखा रहेगा यदि भारत बैटिंग कर रहा तो कन्फर्म इधर लिखा रहेगा 8 टू बैट, 8 टू बैट, क्या लिखा रहेगा 8 टू बैट। इसका मतलब हुआ दक्षिण अफ्रीका अभी तक बैटिंग नहीं किया। गौर से देखिएगा आप, 8 टू बैट जरूर लिखा रहेगा, यानी दक्षिण अफ्रीका अभी तक बैटिंग नहीं किया है, ऐसा लिखा हुआ रहेगा। तो 8 टू बैट, यानी 8 के बाद 2 + V1 आता है, 8 के बाद 2 + V1 आता है, 8 के बाद 2 + V1 आता है। तो 8 के बाद 2 + V1 ये भी नेगेटिव अर्थ पैदा करता है, ये भी नेगेटिव अर्थ पैदा करता है। कैसा अर्थ, नेगेटिव अर्थ पैदा करता है। 8 2 + V1 हमेशा नेगेटिव अर्थ पैदा करने के लिए यूज करता है। तो यहाँ कहेंगे योर पार्सल इज एट टू अराइव, यानी आपकी पार्सल अभी तक नहीं पहुंचा। योर पार्सल इज एट टू अराइव, लिख लेंगे 8 2 + V1, 8 2 + V1 नेगेटिव अर्थ पैदा करने के लिए यूज करते हैं, नेगेटिव अर्थ पैदा करने के लिए यूज करते हैं 8 2 + V1।
H2 प्लस V1 नेगेटिव अर्थ पैदा करने के लिए यूज करते हैं। यानी राइट आंसर आपका ये एक होगा। करा ही वाज आस्क्ड टू स्टे बैक, ही वाज आस्क्ड टू स्टे बैक फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन। करा उन्हें रोक दिया गया, उन्हें रोक दिया गया मतलब प्लेन पर बोर्डिंग करने से, प्लेन पर चढ़ने से उन्हें रोका गया, डिटेन किया गया। देखियो आस्क मतलब तो होते है पूछना, आस्क माने होते है पूछना, होल्ड आउट माने होते है ठहराना, अलाउ माने होते है अनुमति देना, नॉट अलाउ माने होते है अनुमति नहीं देना। अब बात समझिए, यदि हम यहां से यहां तक के स्थान पर यदि हम अलाउ लगाते हैं तो अलाउ के बाद टू आता है, अलाउ, परमिट, परमिट, ये सब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद 2 + V1 आता है, 2 + V1। इसी को यदि हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, इसी को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आपको डायरेक्ट 2 दिखेगा, बी अलाउड टू, या बी परमिटेड, या बी परमिटेड, या बी परमिटेड 2 + V1, या बी परमिटेड 2 + V1, बी अलाउड 2 + V1 या बी परमिटेड 2 + V1 होता है। यदि हम अलाउड लगाते तो कन्फर्म फ्रॉम नहीं है, 2 होनी चाहिए, यानी ऑप्शन सी नहीं। यहाँ होल्ड आउट नहीं होगा, रोक कर रखना वो नहीं आएगा। मतलब किसी काम के लिए, ऑफिशियल कार्य के लिए खासकर जो रोका जाता है किसी को ऑफिशियल कार्य के लिए, उसे डिटेन कहा जाता है। उसे क्या कहेंगे, डिटेन होते हैं, रोकना। जैसे कि शाहरुख खान जब जब अमेरिका जाता है, शाहरुख खान जब जब अमेरिका जाता है तो उन्हें वहां के एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया जाता, डिटेन कर दिया जाता, उसे कुछ देर के लिए ठहरा दिया जाता है कि आप रुकिए अभी, तो वो डिटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डिटेन कहलाएगा, डिटेन कहलाएगा। आस्क मैंने तो होता पूछना, आस्क मैंने पूछना, यानी राइट आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा। ही वॉज डिटेन फ्रॉम बोर्डिंग द प्लेन, उन्हें प्लेन पर बोर्डिंग करने से उसे रोक दिया गया। कुछ देर के लिए रोकना ऑफिशियल के लिए खासकर डिटेन कहलाता है। द आर्टिस्ट हैज फिनिश्ड हार्डली बाय दैट टाइम। सबसे पहले हम हार्डली के बारे में जानेंगे, क्योंकि हार्डली आपका एडवर्ब है। हार्डली किस चीज का काम करेगा, तो एडवर्ब का काम करेगा। अब हार्डली के बारे में जानेंगे तो हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। जब हार्डली हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो इसका यूज हम कन्फर्म है किस सब्जेक्ट के ठीक बात करेंगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यूज करेंगे। जैसे हम हार्डली की बात नहीं करेंगे, इसके अलावा और भी आपको एडवर्ब आएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, वेयरली, है ना, सेल्डम, सेल्डम, ये सारे एडवर्ब है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, है ना, ये सारे, नेवर, नॉट, नॉट, ये सारे एडवर्ब का यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बात करते हैं। ये सब फ्रीक्वेंसी में आता है, ऑलवेज, ऑफन, ये सारे एडवर्ब फ्रीक्वेंसी में आएगा जिसका यूज हम सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे। तो जब सहायक क्रिया के ठीक बात करेंगे तो कन्फर्म है कि पीछे यूज करना गलत है, कन्फर्म यूज हो जाएगा, गलत है। इसमें तो हार्डली का यूज ही नहीं किया है, कहीं आप गौर से देखिए, इसमें हार्डली का मेंशन ही नहीं किया। द आर्टिस्ट हैज फिनिश्ड वेल बाय दैट टाइम, है ना, इसमें मेंशन ही नहीं किया। जब हार्डली का मेंशन किया है तब बी ऑप्शन गलत है, क्योंकि सेंटेंस तो हार्डली लगाने से नेगेटिव बन जाता है। तब बी ऑप्शन नहीं, ए ऑप्शन आप देखिए, और ऑप्शन सी देखिए। सी में क्या किया कि हार्डली को आप स्टार्टिंग में रखा, डी तो शुरू में ही गलत कर दिया गया। हार्डली जब नेगेटिव एडवर्ब जब जब वाक्य के शुरू में आएगा, जब जब नेगेटिव एडवर्ब वाक्य के शुरू में आएगा तो कन्फर्म है कि वो सेंटेंस इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन का मतलब होता है कि सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आना। तो यहाँ तो दैट टाइम जो है, टाइम को पूरा किया गया या फिर किसी आर्टिस्ट को पूरा किया, आर्टिस्ट ने पूरा किया ने। तो यहाँ सेंटेंस दैट टाइम को ही सब्जेक्ट बना दिया, जो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हाँ, हार्डली वाक्य शुरू में आएगा, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, वेयरली, सेल्डम, नेवर, नॉट, यदि ये वाक्य शुरू में आ जाए, मतलब जितने भी नेगेटिव एडवर्ब वाक्य शुरू में आ जाए
तो कन्फर्म है कि सेंटेंस इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन दैट मीन्स सहायक क्रिया सब्जेक्ट से पहले आएगा। द आर्टिस्ट हैड, आर्टिस्ट ने पूरा किया, आर्टिस्ट ने पूरा किया, इसका मतलब आप आंसर आपका ये आएगा। द आर्टिस्ट हैड के बाद आपको हार्डली चाहिए फिनिश्ड बाय दैट टाइम, उस समय तक मुश्किल से पूरा किया, मुश्किल से पूरा किया। क्लियर हो गया? द आर्टिस्ट हैड हार्डली फिनिश्ड बाय दैट टाइम, आर्टिस्ट जो है उस समय तक मुश्किल से पूरा किया, जैसे तैसे पूरा किया। द पावरफुल डिजायर, डिजायर फॉर पावर होता है, डिजायर फॉर पावर होता है, सत्ता की लालसा, सत्ता की चाह, डिजायर फॉर पावर होता है, डिजायर फॉर पावर। लस्ट फॉर सेक्स होता है, लस्ट फॉर सेक्स, सेक्स की चाहत रखने वाले को लस्ट फॉर कहते हैं। डिजायर के लिए पावर की, सत्ता की चाहत रखने वाले डिजायर फॉर पावर होते हैं, डिजायर फॉर पावर। इंटेंस नहीं होते, इंटेंस तो इरादा होता है। फैटल मैंने होता है घातक, डेडली होता है, फैटल जो होता है ना डेडली होता है, डेडली। जानलेवा इसी को कहते हैं, लेथल इसी को कहते हैं, जानलेवा प्राण घातक, इसको कहते हैं फैटल। फैटल डिजायर क्यों होगा? यहाँ तो कह रहा है सिंपल सी बात है कि द डिजायर फॉर पावर, सत्ता की इच्छा, ब्राउट डाउनफॉल टू मेनी रूल्स, है ना, बहुत सारे रूलर्स को, अनेकों शासकों को डाउनफॉल का कारण बना, बहुत सारे शासक जो पतन हुआ, खत्म हो गए, इसका तो उसकी सत्ता की लोभ ने उसे ऐसा किया। ब्रिंग डाउनफॉल होते हैं उसको मतलब पतन की ओर ले जाना। जैक नोलन whose novel the films are best will appear in the second part. There are जैक नोलन whose novel the films are best, ध्यान दीजिएगा। करा जैक नोलन whose novel, यहाँ नियम कहता है कि वेस्ट के बाद ऑन होनी चाहिए। आप देखते होंगे स्कूल में लिखा रहता वेस्ट ऑन सीबीएसई, ऐसे करके ऊपर में लिखा रहेगा वेस्ट ऑन सीबीएसई करिकुलम, सीबीएसई करिकुलम लिखा रहता है। इसका मतलब वेस्ट के बाद हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ भी वेस्ट के बाद ऑन होनी चाहिए। अब थोड़ी सी बात समझिए, पिछले सेट में भी आपको हम इसका डिस्कस किए थे, जब जब प्रीपोजिशन लास्ट में आने की बारी आएगा, जब जब प्रीपोजिशन लास्ट में बारी आने के आएगा तो आप लास्ट में आप लिख सकते हैं, लेकिन उसी प्रीपोजिशन को हमें घुमा कर लिखना रहे तो वही प्रीपोजिशन आपको यहाँ यूज करना पड़ता है, हमें रिलेटिव प्रोनाउन के जस्ट बिफोर हमें यूज करना पड़ता है। फिर समझिए, जब जब प्रीपोजिशन आपको लास्ट में मेंशन करने की बारी आ जाए, इसका मतलब कन्फर्म है कि वेस के बाद ऑन होनी चाहिए। तो ना तो वहां ऑन लिखा है ना ही यहाँ ऑन लिखा है, इसका मतलब डी पहले हटा दो, डी पहले हटा दो। अब बी ऑप्शन में क्या किया कि यहाँ भी ऑन लगा दिया और लास्ट में भी ऑन लगा दिया, देख लो भाई, यहाँ भी ऑन लगा दिया और यहाँ भी ऑन लगा दिया। सी ऑप्शन की बात करेंगे, ना तो यहाँ ऑन लगाया ना ही यहाँ ऑन लगाया, इसका मतलब सी भी गलत है, बी भी गलत है, ऑप्शन बचा कौन? ए नंबर। अब बात समझिए, जब जब प्रीपोजिशन लास्ट में लिखने की बारी आएगा, जब जब लास्ट में आएगा उस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आएगा, तो समझ जाना होगा कि उसी प्रीपोजिशन को यदि हम आगे लाना चाहते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले यूज करेंगे। जैसे देखिए, वेस के बाद कन्फर्म है क्या ऑन आएगा, अब यही ऑन को हम रिलेटिव प्रोनाउन के साथ यूज करना चाहेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आएगा। जे ऑन प्रीपोजिशन दिख रहा है, दरअसल वेस्ट के लिए लिखा हुआ, मतलब जैक नोलन ऑन हुज नॉवेल, जैक नोलन जिसका उपन्यास, जिनका उपन्यास द फिल्म्स आर बेस्ट, जिस पर फिल्म आधारित है, जिसके उपन्यास पर फिल्म आधारित है, फिल्माया गया, फिल्म बनाया गया, विल अपीयर इन द सेकेंड पार्ट, दूसरा पार्ट आने वाला है। आंसर आपका एक आएगा। आई एम नॉट नोइंग द आंसर सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन, मुझे आंसर पता नहीं इसलिए मैंने क्या किया भाई, क्वेश्चन को ही मिटा दिए। ओमिट मैंने होता है मिटाना। तो सेंटेंस आप गौर से देखिएगा कि नो का कंटिन्यूअस नहीं होता है। जब नो का कंटिन्यूअस नहीं होता है तो ये तो ऐसे भी गलत है कि हैड के साथ भी थ्री चाहिए, हैज के साथ भी थ्री चाहिए, तो ऐसे गलत है। डिड के साथ भी वन चाहिए, नहीं, राइट आंसर सी होनी चाहिए। ऐसे भी पास्ट टेंस होनी चाहिए ना। मुझे उत्तर पता नहीं था तो क्या किया भाई, क्वेश्चन को मिटा दिए। सो आई ओमिटेड द क्वेश्चन। करा ही हैज इन्वेस्टेड a good deal of
अ गुड डील ऑफ जो होता है ना, ये कहलाता है मच का साइनो होता है, मच का साइनो होता है। अ गुड डील ऑफ, मच का साइनो आता है, मच का साइनो, जबकि हम यूज करते हैं गुड, अ गुड मेनी ऑफ, अ गुड मेनी ऑफ, या हम यूज करते हैं अ ग्रेट मेनी ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ। ये जो होता है ना, ये नंबर ऑफ का साइन आता है, ये जो आता है नंबर ऑफ का साइन आता है, नंबर ऑफ का सिनोनिम आता है, या लार्ज नंबर ऑफ का सिनोनिम आता है, लार्ज नंबर ऑफ का सिनोनिम आएगा, बहुत संख्या में। ये नियम आता है, ये मेनी का साइन और टोटल आएगा, ये टोटल आपका मेनी का सिनोनिम देगा। तो ये होते हैं गुड डील ऑफ मनी इन बैंक स्टॉक, कह रहा उन्होंने बैंक स्टॉक में काफी पैसा, तो काफी पैसा इन्वेस्टेड करेगा या इन्वेस्टेड किया, काफी पैसा इन्वेस्ट किया, निवेश किया, क्या करेगा, निवेश किया, इन्वेस्ट हो जाएगा, इन्वेस्ट हो जाएगा। इन्वेस्टेड क्या होते हैं, वे इन्वेस्टेड, वे इन्फेस्टेड विथ होते हैं, किसी चीज से भरा होना इन्फेस्टेड होते हैं, किसी चीज से भरा होना, समथिंग या समबडी कुछ भी रहेगा ऑब्जेक्ट, तो वे इन्फेस्टेड विथ होते हैं। जैसे कह सकते हैं जंगल जो है ना सांपों से भरा हुआ, क्या सांपों से भरा हुआ है, क्लासरूम जो है चूहों से भरा हुआ, गोदाम जो है चूहों से भरा भरा पड़ा हुआ, तो ये सब जो कहलाएगा वे इन्फेस्टेड विथ कहलाता है, किसी चीज से भरा होना, भरा पड़ा होना इन्वेस्ट, इन्वेस्ट कहलाता है। इन्वेस्ट होता है निवेश करना, फेस्ट होता है उत्सव, फेस्ट होता है उत्सव, उल्लास, उत्सव, उत्सव, फेस्टिवल इसी से बना है, पर्व। डेबिट मतलब होते हैं जमा करना, डेबिट मैंने होते हैं जमा करना, डेबिट होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि बैंक स्टॉक में बहुत सारे पैसे लगाए, इन्वेस्ट किया, राइट आंसर एक आएगा। ही हैड रैशेस ऑन हिज स्किन, कह रहा उसके त्वचा पर क्या हुआ, फोका आ गया, उसके त्वचा पर ऐसे ना फोड़ा फुंसी फोका उठ जाना, हल्का नहीं कहते, ऐसे उपक गया, मतलब नोचनी मरना शुरू होता है, हल्का हल्का दाना हो गया, तो उनके स्किन पर हल्का हल्का दाना आ गया था। इसीलिए जब स्किन पर दाना आ गया तो कंफर्म है कि ही वेंट टू द डर्माटोलॉजिस्ट, इसलिए वो त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास गया। ही वेंट टू द डर्माटोलॉजिस्ट, डर्म माने होता है त्वचा, डर्म जो होता है, डर्म जो होता है त्वचा होता है, तो जब स्किन रिलेटेड उसके पास रोग हुआ तो कंफर्म है कि त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा, तो डर्माटोलॉजिस्ट होता है त्वचा रोग विशेषज्ञ, राइट आंसर डी आएगा। स्पेशलिस्ट तो होते हैं किसी चीज का विशेषज्ञ, स्पेशलिस्ट होते हैं, किसका विशेषज्ञ पता नहीं, ये तो हुआ जनरल फिजिशियन। ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट होते हैं नेत्र रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ को ऑप्थल्मोलॉजिस्ट कहते हैं। पेडिट्रिशियन, पेडियाट्रिस्ट जो होते हैं शिशु रोग विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ को कहते हैं पेडियाट्रिस्ट। तो यहाँ शिशु रोग विशेषज्ञ के पास नहीं, ना ही नेत्र रोग के पास, बल्कि वो डर्माटोलॉजिस्ट मतलब स्किन लोग, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा, किसके पास जाएगा, त्वचा रोग विशेषज्ञ के पास जाएगा। तो 25 का आंसर डी होगा। आज के लिए सेशन इतना ही खत्म करते हैं, आपको अगले क्लास